गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कविता अगर हम गाकर समझें, गाकर पढ़ें तो आसानी से वो हमारे समझ में आ जाती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी पुस्तक क्षितिज की चौथी कविता आत्मकथ्य पढ़ेंगे, जिसको लिखा है छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने। कविता का भावार्थ समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि छायावाद क्या है और आत्मकथ्य क्या है। जो नए दौर की कविताएं हैं 1900 से लेकर के अब तक की, उनको कई काव्य धाराओं में बांट रखा है। जो नए दौर की कविताएं हैं उसको आधुनिक काल का नाम दिया गया है और आधुनिक काल में कई भागों में कई नामों से उसको विभाजित किए हुए हैं। द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिशील, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद का जो समय है वो है 1918 से 1936 का। 1918 से जो 1936 के बीच की कविताएं लिखी गई, वो कविताएं छायावादी काव्य धारा की कविताएं कहलाई। छायावाद का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, इसका नाम छायावाद क्यों रखा गया? छाया का अर्थ होता है परछाई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है और जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद के कवि रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने कोई बात भी सीधी सीधी नहीं कही। अपनी कविताओं के अंदर उन्होंने रहस्य रखा, प्रतीक देकर अपनी बात कही। मानव प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीकात्मकता से वर्णन ही छायावाद कहलाता है। आत्मकथ्य, आत्म अपने आप, कथ्य कथा बात, अपने आप की कथा, अपने आप की बात आत्मकथ्य कहलाती है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी ने क्यों लिखा, इसका क्या कारण था? जब महान साहित्यकार प्रेमचंद जी हंस पत्रिका चला रहे थे, तब वो एक अंक रखा करते थे पत्रिका के अंदर। उसमें वो प्रसिद्ध साहित्यकारों का, प्रसिद्ध व्यक्तियों का, उनकी जो आत्मकथा थी वो छापा करते थे। और उन्होंने प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, मैं हंस पत्रिका में छापूंगा। तब जयशंकर प्रसाद जी ने मना कर दिया। कई मित्रों ने, कई और साहित्यकारों ने भी जयशंकर प्रसाद जी से कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, तब उन्होंने मना कर दिया। मना उन्होंने क्यों किया? जयशंकर प्रसाद का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन एक आर्थिक झटके के कारण उनके पास कुछ नहीं रहा था और परिवार में भी उनके पिताजी, उनके बड़े भाई का देहांत हो गया जब वो छोटे थे। उनकी माता का भी देहांत हो गया और उनकी पढ़ाई भी बीच में रुक गई थी। उन्होंने अध्ययन अपना घर पर ही किया था और उनकी शादी के थोड़े ही वर्षों में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। उनका जीवन बड़ा ही कठिन था, कष्टमय था, बड़ी पीड़ा और दुख भरा उनका जीवन था। इसीलिए कवि ने कहा कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। अगर आत्मकथा लिखूंगा तो सभी दुख, सभी पीड़ा, जो सभी मेरे जीवन के अंदर जो कमियां हैं वो मेरे को बतानी पड़ेगी। और आत्मकथा लिखकर लोगों को प्रेरणा दी जाती है। आत्मकथा यानी कि अपने जीवन की संपूर्ण कहानी वो लोग बताते हैं जो दूसरों का प्रेरणा स्रोत बने, लोगों को उस आत्मकथा से कोई शिक्षा मिले, आनंद मिले, खुशी मिले पढ़कर। मेरे जीवन में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि कमियां ही कमियां हैं, दुख और पीड़ा है,
ऐसी आत्मकथा लिखने का क्या फायदा? अगर कोई पढ़ेगा उसको ना प्रेरणा मिलेगी, ना कोई शिक्षा मिलेगी, ना उसको कोई खुशी मिलेगी। मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। लेकिन बार बार उनके मित्रों के आग्रह करने से उन्होंने आत्मकथा न लिखकर, आत्मकथा न लिखने का जो कारण था वो आत्मकथ्य के द्वारा बताया था कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहा। और उन कारणों में उनके जीवन की जो कमियां हैं, उनके जीवन के कुछ पहलू है, वो उभर कर इसके अंदर आए हैं, वो हम पढ़ेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप होता है भंवरा। यहां कवि ने मधुप प्रतीक का प्रयोग किया है, मन का, कवि का मन रूपी भंवरा। गुनगुनाकर कवि कहते हैं कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरा मन कोई कहानी ढूंढेगा जीवन में कि मेरे को अतीत में जाना पड़ेगा। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, घनी बहुत अधिक। मुरझाकर गिर रही पत्तियां दुखों का प्रतीक है। एक पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं, वो पूर्ण होता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी पेड़ के अंदर कोई पत्ता ही नहीं रहता, सभी मुरझाकर गिर जाते हैं, तो फिर वो खाली हो जाता है। उसी प्रकार कवि का जीवन बिल्कुल खाली है, मुरझाकर गिर रही पत्तियों की तरह। कवि कह रहे हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा मेरे जीवन रूपी बगीचे में जब जाएगा तो उसको, उस मन रूपी भंवरे को, भंवरा जब कहाँ बगीचे में घूमने जाता है तो खाली पेड़ों पे थोड़ा ही बैठता है, वो फिर कहाँ जाता है? वो फूलों के पास, पत्तों के पास रस चूसने के लिए जाता है। कि मेरा मन रूपी भंवरा बगीचे में जाएगा, जीवन रूपी बगीचे में, तो उसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यानी कि मेरे अतीत में मैं जाऊंगा तो मेरे को पीछे वाले दुख याद आएंगे। कवि को पीड़ा होगी जब वो आत्मकथा लिखेंगे, क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए उसको सारे जीवन की कहानी बतानी पड़ेगी। और कवि कहते हैं कि मैं कहानी याद करूंगा तो सिवाय दुख के, सिवाय मुरझाकर गिर रही पत्तियों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि ने कहा इस गंभीर, गंभीरता भरे हुए, अनंत जिसका अंत न हो, नीलिमा नीले रंग का जिसका अंत नहीं होता, जो नीले रंग का है कौन होता है? आकाश। असंख्य अनगिनत जीवन इतिहास, जीवन का इतिहास यानी कि आत्मकथा। कवि कहते हैं कि इस गंभीर आकाश के नीचे यानी कि इस संसार में न जाने कितने ही लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अनगिनत लोगों ने आत्मकथा लिखी है। क्या कहते हैं आगे? यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य कटाक्ष, मलिन भद्दा, उपहास मजाक। कवि कहते हैं कि इस संसार में असंख्य लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, आत्मकथा लिखी है। यह लो मैं आपको बताऊं कि कई लोगों ने, अनगिनत लोगों ने आत्मकथा लिखी। ये किसको कवि कह रहे हैं? जो कवि को आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे थे, उनको कह रहे हैं कि करते ही रहते हैं कि अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन की सारी बात बता करके अपने ऊपर कटाक्ष करवाते हैं, भद्दा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि आत्मकथा लिखते हैं तब तो सारी बातें बतानी होती है। सही आत्मकथा क्या होती है? जो सच्ची हो। और सच्ची आत्मकथा के अंदर तो व्यक्ति की कमियां, उसकी कमजोरियां, उसकी बुरी आदतें सब बतानी होती है। तो कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि जिन लोगों ने आत्मकथा लिखी थी उनकी कमियों को देखकर, उनकी गलतियों को देखकर लोग उन पर कटाक्ष करते हैं और उनका भद्दा मजाक उड़ाते हैं। भला ऐसी आत्मकथा का क्या फायदा जो अपने ऊपर भद्दा मजाक बनवाए, अपने ऊपर व्यंग्य करवाए। मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। यह लो कि देख लो, पहले जो आत्मकथा जिन लोगों ने लिख दी थी उनका मजाक बना था, उनके ऊपर व्यंग्य हुआ था।
कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे। कोमा यहां लगा हुआ है, बात यहां खत्म हुई है कवि की। कि तब भी आप कहते हो कि कई लोगों ने आत्मकथा लिखकर अपना मजाक बना लिया, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं भी अपनी दुर्बलता, कमजोरी, कि मैं भी अपनी कमजोरी बता दूं, आत्मकथा लिखूंगा तो मेरी भी कमजोरियां सामने आएगी। तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या मेरी कमजोरी, मेरी गरीबी, मेरा दुख दर्द आप सुनकर आपको क्या खुशी मिलेगी, आपको क्या आनंद मिलेगा? अगर आनंद मिलता है तो मैं लिख देता हूं। देखोगे यह गागर रीति, अगर देखोगे यानी कि मैं आत्मकथा लिख दूंगा, अगर आपको संतोष मिलता है, खुशी होती है तो मैं लिख देता हूं। लेकिन क्या देखोगे आप, क्या मेरी आत्मकथा को पढ़कर क्या मिलेगा? यह गागर रीति, गागर होता है घड़ा, रीति खाली। अपने जीवन को कवि ने कहा है कि मेरा जीवन बिल्कुल खाली घड़े की तरह है। गागर रीति किसका प्रतीक है? कवि के खाली जीवन का, कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली घड़े की तरह है। वो देखोगे अगर मैंने आत्मकथा लिख दी तो आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा। काव्य सौंदर्य देखें, कवि अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि कवि कहते हैं कि अगर मेरी पीड़ा, मेरी कमजोरी किसी को बताऊंगा तो ना तो किसी को खुशी मिलेगी, उल्टा मेरा ही मजाक ही बनेगा। खड़ी बोली, कवि पहले ब्रज भाषा में लिखते थे। हिंदी काव्य के अंदर खड़ी बोली का जन्मदाता ही हम जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। उन्होंने ही इसका प्रचलन किया था। काव्य के अंदर खड़ी बोली का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। खड़ी बोली हमारी हिंदी भाषा का रूप होती है, जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में होती है। मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ ताकि जितनी भी वीडियो हमारी बनेंगी आपको अंत तक सारी चीजें पूरी तरह से, अच्छी तरह से याद हो जाएगी। लक्षणा शब्द शक्ति, जहां प्रतीकात्मकता होती है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि कवि ने भंवरे की बात नहीं कही, घड़े की बात नहीं कर रहे कवि। कवि कहां मधुप में अपने मन की बात कर रहे हैं, और गागर घड़ा यानी कि जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहां जहां दूसरा अर्थ निकल के आ रहा है शब्दों का, वहां हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। करुण रस, कविता को पढ़कर हमें दुख हो, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव था शोक। शोक यानी कि दुख, की दुख पीड़ा हो, वहां करुण रस होता है। पूरी की पूरी कविता में करुण रस है। प्रसाद गुण, शब्द उनके कठिन नहीं है, सरल सहज शब्द है, तो प्रसाद गुण है। प्रतीकात्मकता, मधुप में मन का मुरझाकर गिर रही पत्तियों दुख का प्रतीक है। गागर रीति खाली जीवन का, कि जीवन के अंदर अब कुछ नहीं रहा, उसका प्रतीक है, प्रतीकात्मकता है। संगीतात्मकता, बड़ी सुंदर गाए जाने वाली कविता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, मधुप, गंभीर, अनंत, असंख्य, दुर्बलता। आत्मकथात्मक शैली, शैली होता है कवि का तरीका लिखने का, कि कौन से तरीके से कवि ने कविता लिखी है। आत्मकथा कोई भी लिखता है उसके अंदर आत्मकथात्मक शैली होती है, कि अपने बारे में, कि मेरा मन रूपी भंवरा, अपनी आप खुद की बात कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार कई जगह आया। स्वर मैत्री अलंकार है, अपनी, घनी, ई आपस में मिल रहे हैं। रूप का अतिशोक्ति अलंकार, गागर रीति में रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। रूपक अलंकार होता है उपमेय में उपमान का आरोप, किसी एक अंग का। अगर सभी अंगों का आरोप जहां हो जाता है उपमेय उपमान का, वहां हमारा रूप का अतिशोक्ति, यानी कि रूपक अलंकार पूरा बढ़ा चढ़ा करके यहां जीवन को ही गड़ा बता दिया पूरे के पूरे, तो यहां हमारा रूप का अतिशोक्ति अलंकार। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कवि को जो कह रहे थे आत्मकथा लिखने के लिए, तो कवि उन लोगों को कह रहे हैं कि मैं आत्मकथा चलो लिख देता हूं, मेरे दुख,
मेरी पीड़ा, मेरी कमजोरियां, मेरे जीवन की जो कमी है वो बता देता हूं। लेकिन मैं लिखूंगा तो कहीं आप लोगों को ये समझ ना आ जाए कि आप लोग ये मत समझना कि मैं, किंतु कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि खाली करने वाले क्या, कि जीवन के अंदर कवि के जो भी कमियां थी, जो दुख और पीड़ा थी, उसको करने वाले खुद को ना समझ ले। जो कवि को कह रहे थे आत्मकथा लिखने के लिए, उनको कवि कह रहे हैं कि मेरे दुखों का कारण कहीं तुम अपने आप को ना समझ ले। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा रस, रस यानी कि खुशियां, कि मेरी खुशियां छीनकर तुम लोगों को ये लगे कि हम लोगों ने कवि की खुशियां छीन ली। क्योंकि कवि को वही लोग कह रहे थे, सगे संबंधी मित्र और साहित्यकार, तो कवि ये कह रहे हैं कि आत्मकथा लिखूंगा तो आप लोगों का भी वहां जिक्र होगा, तो कहीं आप लोग ये समझने लग जाएं कि कवि के अंदर, कवि जीवन के अंदर जो खालीपन है, जो दुख और पीड़ा है, वो हम लोगों के कारण है। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। एक कारण और बता रहे हैं कवि, विडंबना होती दुर्भाग्य की बात। कवि ने यहाँ कहा है कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या बात है? अरे सरलते, अरे सरलते अपने स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। कवि का स्वभाव बड़ा सरल था। अपने जीवन में जितने भी दुख थे, जो भी कमी थी, कुछ भी उनके जीवन की जो सच्चाई थी, उन्होंने बिल्कुल सरल स्वभाव से उसको अपना लिया था। और कवि ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी हो, कोई वास्तविकता है, वो हमें अपना लेनी चाहिए। तो कवि अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को सरल बता रहे हैं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मेरी आत्मा, मेरा सरल स्वभाव है, इसका मैं मजाक नहीं उड़ा सकता। सरल कवि ने इसीलिए भी कहा है क्योंकि अगर कवि छल कपट जानते तो वो यही कह रहे हैं कि विडंबना की बात है, शायद इतने दुख दर्द उनको सहन नहीं करने पड़ते। इसीलिए वो अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को सरल बता रहे हैं कि सरल स्वभाव वाली मेरी आत्मा का मैं मजाक नहीं बनाना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। और कवि फिर क्या कह रहे हैं आत्मकथा न लिखने के लिए कि भूलें, गलतियां, कि मैंने जीवन में बहुत गलतियां भी की होगी। अगर आत्मकथा लिखूंगा तो वह सच्चाई भी मेरे को बतानी पड़ेगी। प्रवचना होते हैं धोखे, कि दूसरों ने जो मेरे को धोखे दिए हैं वो भी मैं आत्मकथा में बताऊंगा। जो औरों ने मुझे प्रवंचना दी है, धोखे दिए हैं, वो किस प्रकार बता सकता हूं। कवि नहीं बताना चाहते, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां भी नहीं बताना चाहते, और ना ही दूसरों के दिए हुए धोखे कवि क्यों नहीं बताना चाहते कि वो मेरे अपने हैं। अगर मैं उनके दिए हुए धोखे बताऊंगा तो उनको बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि एक और कारण बता रहे हैं कि आत्मकथा मैं नहीं लिखना चाहता, और आप कहते हो कि जीवन के अंदर कुछ तो सुख के पल थे वो भी बता दो, तो मैं कैसे बता दूं। कवि क्या कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा यानी कि सुख भरे जीवन के जो पल थे, कवि के प्रेम भरे पल थे, उसका जिक्र कवि कर रहे हैं कि कैसे गाऊं, कैसे बता दूं मेरी प्रेम भरी बातें सबको। मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी, चांदनी खुशियों का प्रतीक होती है, कि जो प्रेम भरे क्षण मेरे जीवन में आए थे वो मैं दूसरों के साथ कैसे बांट सकता हूं। वो तो मेरे निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी निजी बातें दूसरों को नहीं बताते, वो मैं कैसे बता सकता हूं। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। खिलखिलाकर हंसना मुहावरे का प्रयोग है। खिलखिलाकर व्यक्ति कब हंसता है? खुल करके, जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो कवि जब भी उनके जीवन में कुछ प्रेम भरे क्षण थे
अपने प्रियजन उनके साथ थे, अपने घर वाले उनके साथ थे, उनकी पत्नी उनके साथ थी, तब उनके साथ वो खिलखिलाकर खुश हुए थे, हंसे थे, उनके साथ बातें की थी। उन बातों की यानी कि खुशी भरे जो पल थे वो मैं दूसरों को कैसे बता दूं, वो तो मेरे अपने हैं। मैं वो बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। कवि ने बिल्कुल मना कर दिया कि ना तो मैं दूसरों की गलतियां बता सकता, ना अपनी गलतियां, ना दूसरों के धोखे, ना ही मैं मेरी भोली भाली आत्मा मेरे स्वभाव का मजाक उड़ाना चाहता हूं, ना मैं ये आपको एहसास दिलाना चाहता कि आप लोग समझें कि मेरे दुख का कारण आप हैं। मैं किसी ना तो दूसरे को दुखी करना चाहता, ना खुद मैं दुखी होना चाहता। इसलिए मैं अपने जीवन की बातें किसी को नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। काव्य सौंदर्य देखें, कवि अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताना चाहते, ना तो दुख के बारे में, ना ही अपने जीवन के खुशी के जो पल थे वो भी नहीं बताना चाहते। खड़ी बोली का प्रयोग, लक्षणा शब्द शक्ति, मधुर चांदनी चांदनी रात की बात नहीं हो रही है। यहाँ कवि ने अपने जो प्रेम भरे क्षण थे अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, उनकी बातें कवि ने यहाँ की है। करुण रस और श्रृंगार रस, दोनों दो पंक्तियों में श्रृंगार रस है और बाकी हमारा इन 4 पंक्तियों के अंदर करुण रस है। प्रसाद गुण है, प्रतीकात्मकता है, उज्जवल गाथा, सुखी भरे पल के प्रतीक हैं। संगीतात्मकता, तत्सम शब्द हैं, विडंबना, उज्जवल, मधुर और आत्मकथात्मक शैली के साथ संबोधन शैली भी, यह विडंबना अरि सरलते में संबोधन शैली का भी प्रयोग कवि ने यहाँ किया, ये भी आप लिख लेना। अनुप्रास, किंतु कहीं कह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, स्वर मैत्री, वाले वाले ए और वाले वाले में पद मैत्री अलंकार भी है, दोनों आए हैं इसके अंदर। आगे के जो 2 और पद रहते हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। घर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।